हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। HCS प्रीलिम्स की राउंड अप सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे हरियाणा के बजट के बारे में। जो लेटेस्ट बजट आया कुछ एक हफ्ते पहले, तो जब भी किसी स्टेट का बजट पढ़ा जाता है तो बेसिकली दो पहलू हम लोग देखते हैं। पहला पहलू हमेशा रहता है आंकड़ों का, जिसमें हम लोग सारे आंकड़े देखेंगे, कितने लाख करोड़ का बजट आया, कितना रेवेन्यू अकाउंट में आता है, कितना कैपिटल अकाउंट में है, कितना पैसा इन्होंने पुराना लोन चुका दिया, कितना नया लोन लिया। इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो देखे जाते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा रहता है पॉलिसी हाइलाइट्स का, कि इस साल सरकार ने कौन कौन सी नई घोषणाएं करी हैं आने वाले साल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। अदर देन दैट कुछ बजट के बेसिक्स भी इसमें पढ़े जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जो पीडीएफ रहेगा, इस सेशन का जो पीडीएफ रहेगा वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। O2 IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पे ना एक कोर्स बना हुआ है HCS प्रीलिम टेस्ट सीरीज, इसमें फ्री रिसोर्स का फोल्डर है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने सब कुछ हाईलाइटेड इसमें डाला हुआ है। दूसरी बात, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, प्रीलिम्स देना है, तो ये इस टेस्ट सीरीज को भी गो थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर इंटायरली प्रिपरेशन करनी है तो क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि पहला जो दुनिया का पहला बजट है वो सर रॉबर्ट वालपोल, जो कि यूके के उस टाइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि दैट वाज अ फायर फाइटिंग मेजर, तो बस हमें एक एक नाम इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए। इंडिया का, भारत का जो पहला बजट है वो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1869 को पेश किया गया था, जो कि फाइनेंस मेंबर थे काउंसिल के, जो वायसराय को एडवाइजरी काउंसिल थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जो बजट शब्द है, हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट एक फ्रेंच वर्ड बुगेट से आता है, जिसका मतलब लेदर बैग होता है। आजकल लेदर बैग में भी बजट नहीं आ रहा, बट शब्द जो है वो एज इट इज यूज हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म गिवन है वो बजट के अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 202, जो हर एक स्टेट की सरकार है उसको ये रिक्वायरमेंट रहती है, डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है, कि हर साल वो अपनी विधानसभा में एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देंगे कि कितना खर्चा सरकार आने वाले साल में कर रही है और उस खर्चे का कितना हिस्सा हम कमाई करेंगे, कितना हिस्सा हम बोरो करेंगे, उसका एक एस्टिमेट दिया जाता है अपनी विधानसभा में। विधानसभा उसको पास करती है तो इनको राइट्स मिल जाते हैं। स्टेट की सरकार के ना 3 अकाउंट होते हैं। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 266 267 में लिखा हुआ है ये, और कॉन्टीजेंसी फंड है स्टेट का, या पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट्स रहता है। पब्लिक अकाउंट्स फॉर एग्जाम्पल जो PF वगैरह का, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, या सेविंग फंड्स वगैरह, वो रहते हैं। तो इन तीनों फंड्स में से जो पहला फंड होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, अगर सरकार इससे कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहती है तो विधानसभा की अप्रूवल की आवश्यकता है। वो अप्रूवल जो है वो इसी बजट प्रक्रिया में ली जाती है। जब बजट पेश किया जाता है, विधानसभा इसको पास करती है, तो वो अप्रूवल इनको मिलता है, इस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड जो अमाउंट है उसका अप्रूवल दिया जाता है। एस्टिमेट से जाने से पहले हरियाणा की इकॉनमी का एक स्क्रीनशॉट, जैसा इस साल के बजट में पेश किया गया कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल जो हरियाणा की इकॉनमी है वो 7.1% की दर से बढ़ेगी। स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 7.1% की दर से बढ़ेगा। अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर स्टेट की इकॉनमी में 20% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 30% करता है, और बाकी लगभग 50% जो है वो सर्विसेज यहाँ पे देती है। दिस इज व्हाट जो इस साल का बजट है उसमें इन्होंने आंकड़ा दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात करी जाए तो स्टेट जो है वो 11.7% लोग जो है हरियाणा में, जो करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है, जो कि नेशनल एवरेज से लगभग दुगना है। नेशनल एवरेज जो है वो 6.5 के आसपास है। ठीक है जी। बट हरियाणा में एक चीज़ जो इन्होंने अच्छी दिखाई है, दैट इज़ कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है पिछले, अगर मैं 2014-15 ऑनवर्ड्स की बात करता हूँ। सरकार ने अपना महिमा मंडन भी किया है इसमें। दैट इज़ 2,96,000, मोटा लगभग 3 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में हो चुका है, जो कि नेशनल एवरेज से भी काफ़ी ऊपर है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। वहीं अगर स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हम लोग बात करें तो कैग के अकॉर्डिंगली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, स्टेट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, 11 ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो नेट लॉस में चल रही हैं, और उनका लॉस जो है वो लगभग 400 करोड़ है। सबसे बड़ा लॉस जो है वो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का है, और विद्युत प्रसारण निगम जो उनकी ट्रांसमिशन के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उनका।
अगर बजट की बात करते हैं तो सरकार ने इस साल 11% बढ़ते हुए टोटल 1,83,000 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर करने का एस्टिमेट दिया है। अब ये 1,83,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, कितना ये सरकार कमाई करेगी, कितना उधार पे लेगी, कितना पुराना उधार चुकाएगी, ये सेकंड पार्ट में देखते हैं। इससे पहले थोड़े से पॉलिसी हाइलाइट्स देख लेते हैं जो कि कम बोरिंग रहते हैं। बजट हमेशा ही बोरिंग आंकड़े लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो पॉलिसी हाइलाइट्स में सबसे पहली बात कि नई स्कीम जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है, ये स्कीम उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जिनकी या तो डेथ हो चुकी है, उनकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, या किसी एक फैमिली मेम्बर की डिसेबिलिटी हो चुकी है और उनकी एनुअल इनकम 1.8 लाख से कम है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, तो उसका आंकड़ा इन्होंने दिया है कि 6 वर्ष तक की आयु है तो 1 लाख रुपया है, 40 से 60 तक है तो वो 2 लाख 5 लाख इस तरीके से सहायता राशि दी जाएगी। जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है। और ये वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, वो परिवार पहचान पत्र जो है वहाँ से वेरीफाई करके ये लोग प्रोवाइड करने वाले। तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना करने के बाद ये काम किया जाएगा। उसके बाद अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर में एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाएगी जो फार्मर्स को ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ बढ़ावा लेके आएगी। नॉर्थ में सारे स्टेट्स ही कर रहे हैं, पंजाब भी कर रहे हैं। ग्रीन मैन्योरिंग की इस तरीके की कुछ क्रॉप्स खेत में उगाना, उगने के बाद उनको वहीं पे थ्रेश कर देना, मिट्टी में मिला देना, तो वो ग्रीन मैन्योर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए। तो यहाँ पे वो ढैंचा कल्टीवेशन की बात करी जा रही है। ढैंचा कल्टीवेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक नई स्कीम लेके आएंगे, हालांकि उसका नाम नहीं अनाउंस हुआ है। इसके लिए सरकार ने लगभग 720 रुपये पर हेक्टेयर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी देने की बात करी है फार्मर को 80-20 के रेशियो के साथ। बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कौन से होने वाले हैं। या हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री में एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करने के लिए। जो ढैंचा कल्टीवेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मेन काम क्या है जी, ग्रीन मैन्योरिंग है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है मैं आपको बार बार बता देता हूँ, क्वेश्चन आएगा वैसे ढैंचा कल्टीवेशन किससे जुड़ा हो, तो ग्रीन मैन्योरिंग है। ग्रीन मैन्योर कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके की क्रॉप्स सीड्स को उगाना फसल में खाली, जिसका कोई कल्टीवेशन बेचने का पर्पज़ नहीं है, उसको हम लोग वहीं पे दोबारा अपने हल जोत देंगे, उस पर वो मिट्टी में मिलेगा, एक्स्ट्रा कार्बन अमाउंट देगा या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ग्रीन मैन्योर सिर्फ ढैंचा से नहीं होता है, इसका भी वैसे ऑफिशियल नाम कुछ और है। तो ऑफिशियल मीन टू से जो साइंटिफिक नेम है वो अलग है, लेकिन लोकली हम इसको ढैंचा कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। सेस्बानिया जो स्पीशी के प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है ढैंचा। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे लाइक सन हेम्प है, पिल पेसारा है, क्लस्टर बीन्स है, ग्वार जिसको बोलते हैं, काउपी है, सन हेम्प, मूंग, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको भी उगाया जाता है एज अ ग्रीन मैन्योरिंग टेक्निक। पंजाब भी इस तरीके की मैन्योरिंग टेक्निक्स को प्रमोट कर रहा है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जा सके कि इनमें से कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हम एज अ ग्रीन मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, या हरियाणा में ये ढैंचा कल्टीवेशन है किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें इसके लिए सरकार ने बजट में काफ़ी वो किया। और हॉर्टिकल्चर के लिए 3 जो एक्सीलेंस सेंटर हैं वो यहाँ बनाए जा रहे हैं। पहले वाला पंचकुला में, दूसरे वाला पिनगवा नू डिस्ट्रिक्ट में, तीसरे वाला मुनीमपुर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। 3 जो बागवानी से जुड़े हुए एक्सीलेंस सेंटर्स हैं हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए, वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिनकी बात हमने इधर करी थी। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके लिए भी स्पेसिफिकली सोशल और जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकारी और नॉन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किए जाते हैं, उनको 23-24 में एक स्कीम फॉर्मुलेट करी जाएगी। हर एक इस तरीके के इंस्टीट्यूशन पे ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में टॉय मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो सरकार लेके आएगी, लेके नहीं आई है, इस साल में वो लेके आएंगे। टॉय मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं कि जो स्टेट की सेमी स्किल्ड लेबर है। अब हमने देख लिया ना कि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं है, प्लस हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर भी काफ़ी है। तो जो सेमी स्किल्ड लोग हैं जिनका बहुत हाई टेक स्किल्स नहीं है, वो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में भली भांति एम्प्लॉय हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है।
तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं, जिस तरीके की भी टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, वो देश और स्टेट दोनों में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगी। इसके लिए बजट में इन्होंने प्रावधान रखे हैं। तो 3 नए मेट्रो लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लीजिएगा। तीनों के तीनों एनसीआर रीजन में है, एक बहादुरगढ़ के एरिया में है, एक मानेसर के एरिया में है, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया में। 3 नए मेट्रो लिंक्स को एक्सपैंड करने की बात करी गई है, प्लस चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दिया गया। हरियाणा में ऑलरेडी 3 मेट्रोपॉलिटन एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो है। नंबर 1 पे पंचकुला है, दूसरा गुरुग्राम है, तीसरा फरीदाबाद है, चौथा एज ऑफ नाउ क्या हुआ, सोनीपत को ऐड करा गया। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बजट के, कि भाई आंकड़े, पॉलिसी हाईलाइट्स के बाद आंकड़े कौन से हैं की इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 1,83,000 या 84,000 करोड़ रुपया जो एक्सपेंडिचर करना है, तो कौन सा कहाँ से आएगा। तो देखिए, जब भी स्टेट के फाइनेंसेस की बात करी जाती है तो देयर आर 2 अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज करंट अकाउंट। तो दोनों की तरफ हम ये देखेंगे कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है, और रेवेन्यू अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, रेवेन्यू अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है। करंट अकाउंट जिसको रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल इज जो मोटी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट या लोन की बात करी जाती है, प्लस जो डे टू डे क्या पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसको हम लोग रेवेन्यू अकाउंट कंसिडर करते हैं। तो देयर आर 2 अकाउंट्स, रेवेन्यू की रिसीट्स होगी और कैपिटल की रिसीट्स होगी। इस साल के बजट में रेवेन्यू अकाउंट लगभग 1,09,000 करोड़ रुपया दे रहा है और कैपिटल अकाउंट जो है वो 39,000 करोड़ रुपया आ रहा है। तो टोटल 1,48,000 करोड़ रुपया इनके पास आ रहा है। वहीं हम लोग एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर टोटल 1,83,000 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो बचा हुआ एक्सपेंडिचर क्या है उसको जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो रेवेन्यू अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 1,26,000 करोड़ है, कैपिटल अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 22,000 करोड़ के आसपास है, प्लस पिछले साल का जो पेंडिंग लोन है 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने लोन चुकाया है, जो बहुत स्टेट पे कैमुलेट होता रहता है। हर बार लोन लिया जाता है, हर बजट में लोन लिया जाता है, इस बार भी लिया है। तो अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स जो मूल लोन इन्होंने चुकाया है वो 35,000 करोड़ है, जिसको मिला के टोटल एक्सपेंडिचर जो है 1,83,000 करोड़ बनता है। क्योंकि पब्लिक अकाउंट का पैसा भी स्टेट के जो डेवलपमेंट लोन है, पब्लिक का जो लोन है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, तो टोटल अमाउंट इतना बढ़ जाता है। नहीं, नॉर्मली इस साल का जो बजट है वो 1,48,000 करोड़ ही है। इस साल का जो एग्जैक्ट अमाउंट, हम लोग नेट अमाउंट की बात कर ले, बाकी जो है वो पिछले साल का पैसा इन्होंने चुकाया पब्लिक फंड को यूज़ करके। तो टोटल खर्चा जो दिख रहा है वो 1,83,000 करोड़ है। ठीक है, आंकड़े देखने के शौकीन लोग हैं, उनको मैंने सारे एग्जैक्ट आंकड़े यहाँ पे दिए हैं। जब नोट्स की फाइल मिलेगी तो एक बार रीड कर लीजिएगा। मोटी मोटी बात यही है, नहीं भी याद होता इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, आपकी समझ के लिए मैंने बताया। अब देखना है कि ये जो पैसा आ रहा है 1,48,000 करोड़ आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। अब वो 1,48,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला 35,000 करोड़ जो है वो पब्लिक फंड से आया, जो स्टेट के पीएफ वगैरह होते हैं। तो कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ा अमाउंट जो है 42% जो सबसे ज़्यादा पैसा आया वो आया जी स्टेट के अपने टैक्स के स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब दूसरी बात, 35% जो अमाउंट आता है वो आता है बोरिंग्स, उधार लिया गया। इस साल के बजट में 35% पैसा उधार पे लिया गया। बाकी जो छोटे छोटे जस्ट लाइक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया 7% है। सेंटर का जो डेवोल्यूशन आया वो 11% आता है। डेवोल्यूशन यानी कि सेंटर जो एज पर दी फाइनेंस कमीशन के फार्मूला के हिसाब से सेंटर भी ट्रांसफर करता है ना, जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका कुछ हिस्सा स्टेट को दिया जाता है। कितना दिया जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। तो वो जो पैसा है वो लगभग 11.5% इस साल के बजट में इंक्लूडेड है। डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर की अगर बात करी जाए तो 2 चीज़ें डिवाइड करी गई हैं। पहला है कि स्टेट का, सेंटर के टैक्सेस में जो स्टेट का शेयर है वो 6% के आसपास है। बाकी सेंटर का शेयर आता है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या ग्रांट्स रहती हैं, उनका लगभग 5.32% जो पैसा है वो यहाँ पे आया। अगेन इसको नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा, ये आंकड़ा आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में देख लीजिएगा, इतना बहुत है। अब बोरिंग्स की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा बोरिंग्स जो है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन है, उसके बाद फूड प्रोक्योरमेंट के लिए है, देन नाबार्ड की लोन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया गया। तो इस तरीके से आंकड़ा है। अगेन बढ़ते घटते क्रम में देखना है, रट्टा नहीं मारना है। जो रट्टा मारने वाली चीज़ है वो स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू, कि स्टेट अपना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसका क्रम क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपने देखना है। तो सबसे बड़ा वेटेज क्या है, स्टेट का जीएसटी है।
जीएसटी में 2 आइटम्स रहती हैं, एक SGST रहता है, एक CGST रहता है नॉर्मली, है ना। एक IGST भी होता है, हालांकि वो टैक्स स्ट्रक्चर में समझा दूंगा। तो ये SGST का हिस्सा स्टेट को ही मिलता है, तो स्टेट का वो 18% रेवेन्यू तो स्टेट का वहाँ से आ गया, प्लस स्टेट पेट्रोल, डीजल, लिकर, इस तरीके की चीज़ों पे वैट भी लग रहा है जो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, तो वो 7% है। अदर देन जीएसटी जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो वैट का है। देन आता है जी स्टेट का एक्साइज हो गया 6.38% है, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन है 6.96% है, टैक्स ऑन व्हीकल जो व्हीकुलर टैक्स है वो 2.61% है, और बाकी अदर्स है। तो ये 4 नंबर्स बढ़ते घटते क्रम में बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बाकी चीज़ें नहीं भी देखोगे चल जाएगा, ठीक है। पैसा जा कहाँ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है जी, 30.86% पुराना लोन चुकाने के लिए। ये तो हमने पहले भी देखा, जितना भी पैसा आ रहा है पुराना लोन चुकाने के लिए पैसा क्या एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, चाहे वो ब्याज है चाहे वो दूसरी चीज़ें। बाकी जो इम्पैक्ट्स हैं उसमें 30.51% जो है वो सोशल सर्विसेज में चला जाता है, पेंशन वगैरह, देन जनरल सर्विसेज है, देन इकोनॉमिक सर्विसेज है। इनका ब्रेकडाउन भी अगर देखेंगे, इकोनॉमिक सर्विसेज में जस्ट लाइक हमारे सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी आ जाएगा, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सोशल सर्विसेज में जस्ट लाइक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरल सर्विसेज हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस है, बाकी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पेंशन है वगैरह वगैरह। अगर ब्याज की बात करी जाए तो 11% हमने इंटरेस्ट चुकाया है, और प्रिंसिपल जो है वो 20% है इस 30 के वेटेज में। तो ये आंकड़े। अब स्टेट के फिस्कल डेफिसिट की बात करें, स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस साल जो घाटा है, घाटा यानी कि आपकी आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो खर्चा पूरा करने के लिए हम लोन ले रहे हैं। इस साल जो पैसे हमने उधारी पे लिए हैं वो कितने हैं जी, वो एस्टिमेटेड है कि इस साल हम लोग 33,274 करोड़ रुपया उधार लेंगे हमारे खर्चे पूरे करने के लिए। हालांकि इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट ईयर एंड पे आएगा कि एक्चुअली कितने लिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ एस्टिमेटेडली हम 33,274 करोड़ रुपया क्या करेंगे, उधार पे लेंगे हमारे खर्चे पूरे करने के लिए। तो वो स्टेट की जीडीपी का लगभग 3% है, 2.97% है, मोटा मोटा 3% भी याद रखेंगे, बात बन जाएगी, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट जो हमारा डे टू डे अकाउंट है वहाँ पे कितना घाटा है, तो रेवेन्यू अकाउंट का डेफिशिएट है 17,000 करोड़, मान लीजिए 16,949 करोड़ है, तो 17,000 करोड़ जो कि स्टेट की जीडीपी का 1.5% है। लेकिन पिछले कुछ ट्रेंड्स हमने ऐसे देखे हैं कि स्टेट का डेफिसिट बजट में दिखाया जाता है कम, लेकिन जब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं तो वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रियल टाइम एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो आंकड़ा याद रखने लायक है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट रहता है 2.96% एग्जैक्टली है, मोटा मोटा 3%, 33,000 करोड़ के आसपास का लोन लेने की उम्मीद है इस साल। दूसरी बात, स्टेट का जो टोटल डेट है, हर साल हम लोग डेट लेते हैं, चुकाया तो नहीं जाता पूरे का पूरा 33,000 करोड़, इस साल कैसे चुका देंगे, अगले साल का तो डेट एक्यूमुलेट होता रहता है। तो स्टेट की जीडीपी का 25%, 25.45% जो है वो डेट है, वो उधारी ली हुआ हम पे डेट है, हर साल चुकाने की लायबिलिटी उसकी बनती है। एज पर दी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, जो हेल्दी फाइनेंशियल स्टेट होती है किसी भी स्टेट की, इस साल उन्होंने बोला है कि 33% के आसपास रहना चाहिए ना, 33% के आसपास है, 33 से कम है किसी का डेट का रेशियो तो वो ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट यही दिखा रही है कि हम अभी ठीक चल रहे हैं, एज पर दी फाइनेंस कमीशन हम पे तो 25% ही है, 33 तक हम सेफ है, ठीक है। हालांकि चुकाया भी जा रहा है, पिछली दफ़ा इन्होंने 50,000 करोड़ रुपया लोन चुकाया, इस बार 35 की बात कर रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी चुका दें। आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज़ हैं उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं, तो दैट इज़ 25.5% ऑफ स्टेट की जो जीडीपी है। अदर देन दैट नोट्स में डालूंगा, एक आध चीज़ और देखनी है, वो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा का खर्चा सरकार कहाँ कर रही है, सबसे ज़्यादा का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है क्वालिटी एजुकेशन पे, दैट इज़ 18% ऑफ टोटल 22,000 करोड़ रुपया, और ज़ीरो हंगर 19% 22,000 करोड़। ये 2 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं बजट में, इन पे ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पैसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो ये कुछ तरीके की चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। बाकी इसको एक बार रिवाइज करिएगा, अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स या लाइव चैट में, कभी भी हम लोग लाइव सेशंस लेते रहेंगे राउंड अप सीरीज़ के, तो वहाँ पे बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।